इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फाइनली वो समय आ जाता है जब हमारा देश आज़ाद होगा और हमारे देश के हिसाब से अंग्रेज़ों ने एक एक्ट लाया जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तौर पे जाना गया। इस एक्ट के बारे में अगर बात करें तो फरवरी 20 1947 ध्यान रहे 20 फरवरी 1947 का समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत को जून 30 1948 तक छोड़ देंगे। यानी उनको एक अपनी ही हड़बड़ी आ चुकी थी। उन्होंने अपने ही बस जो उनकी इच्छा में आया, उन्होंने कंडीशंस किस तरह से इंडिया में उसके बाद बिल्ड होंगे वो नहीं देखते हुए सीधे सीधे एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जून 30 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां हैं, जो कंट्री को रूल करने के लिए जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उनको एक रिस्पॉन्सिबल हैंड, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जून 30 1948 तक। ऐसा क्लेमेंट एटली ने अनाउंस कर दिया। इसके बाद क्या था? इसके बाद भारत में अलग अलग जगहों पे एजिटेशन शुरू हो गया। कंट्री के अंदर ही मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ स्टार्ट हो गया। और ये था मुस्लिम लीग के डिमांड के अंतर्गत कि उनको अपना एक पाकिस्तान चाहिए, उनको एक अपना एक अलग कंट्री चाहिए। तो क्लेमेंट एटली के अनाउंसमेंट के बाद कंट्री में जो है वो काफी एजिटेशन फॉलो अप में देखा जाता है। इसको देखते हुए जून 3 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये साफ कर देती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जो भारतीयों द्वारा जो संविधान बनाया गया है, वो उन हिस्सों में अप्लाई नहीं होगा जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ताकि कंट्री में जो एजिटेशन, जरूरत से ज्यादा जो दंगे फैल रहे थे उसको शायद कंट्रोल किया जा सके, ऐसा एक प्रयास था। तो ऐसा बताया गया कि जो भी लोग उसको मानना नहीं चाहते हैं, वहां पे जो इंडिया के द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1946 में बैठा था, उसके द्वारा बनाया गया संविधान उस हिस्से में लागू नहीं होगा जो उसको मानना नहीं चाहेगा। उसके बाद जून 3 1947 को माउंटबेटन, उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ने सामने एक पार्टीशन प्लान रखा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने, जो प्लान बाद में मान लिया जाता है और इसको माउंटबेटन प्लान के तौर पे भी जाना जाता है। प्लान दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट किया और इसको इमीडिएट इफेक्ट देते हुए प्लान को इनैक्ट कर दिया गया और आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आइए, जब हमारे देश के लिए जब प्लान बन ही गया, तो आइए हम इस प्लान के फीचर्स भी देख लेते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के हम फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो इस एक्ट का सामने आता है वो ये कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हुआ। ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया and declared India as an independent and sovereign state। अगस्त 15 1947 से अगस्त 15 1947 को भारत एक आज़ाद और संप्रभु देश के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसको गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक आज़ाद और संप्रभु देश के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में उसके बाद ये दिखाया जाता है कि अब एक देश की बात नहीं है, यहाँ दो देश बनेंगे, दो कंट्रीज, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जो एक दूसरे से आज़ाद होंगे। दोनों का अपना अपना कार्यक्षेत्र होगा, दोनों पूरी तरीके से सॉवरेन होंगे, दोनों पूरी तरीके से एक संप्रभु देश के तौर पे जाने जाएंगे। और ये हो जाता है विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और दोनों कंट्रीज के पास ये अधिकार होगा कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, यानी जो भी अंग्रेजों के द्वारा राज किया हुआ कंट्री है, जो कंट्रोल किसी न किसी दौर पे किया हुआ कंट्री है, वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो अभी जो भी कंट्री आज़ाद होगी उसको ये आज़ाद होगा कि वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ कंटिन्यू कर सकता है या चाहे तो उससे अलग हो सकता है। उसके बाद अगले फीचर के तौर पे जान लीजिए कि जो वाइसरॉय का ऑफिस था इंडिया में, जो कि क्राउन रूल के आने के बाद भारत में आया था, इस ऑफिस को भी रिमूव कर दिया जाता है और इस ऑफिस की जगह आता है गवर्नर जनरल का ऑफिस। और दोनों कंट्रीज के अंदर से ये ऑफिस रिमूव किया गया था वाइसरॉय का, क्योंकि इसके पहले वाइसरॉय दोनों एज अ सिंगल एंटिटी के तौर पे दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। अब दोनों कंट्रीज को अलग अलग गवर्नर जनरल्स मिलेंगे। पर ये जो गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट होगा, ये अभी भी ब्रिटिश राजा करेंगे, अंग्रेजी राजा करेंगे, ब्रिटिश किंग करेंगे, पर ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कंट्री कैबिनेट। यानी जो भी डोमिनियन कंट्री है, जो जिस कंट्री के वो गवर्नर जनरल अपॉइंट होंगे, वहां का जो नया कैबिनेट बना है, जो सरकार बना है, उसके आग्रह या कहिए तो उसके ही राय सलाह के बात करेंगे। तो ये था कि किस तरह से गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी भी जो गवर्नर जनरल है उसको अपॉइंट कर रहे हैं इंग्लैंड के राजा रानी ही। पर ये बात, एक बात ध्यान रखिए कि जो अपॉइंटमेंट के बाद पर
राजा रानी का कोई अधिकार नहीं होगा इनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये वहां से गवर्नर जनरल को कोई आदेश देंगे और उसको गवर्नर जनरल को इंडिया में लागू करना होगा, ऐसा नहीं था। बस अपॉइंटमेंट का काम इनको था, वो भी राय सलाह देगा कौन? डोमिनियन कैबिनेट ऑफ दैट रिस्पेक्टेबल कंट्री। जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हो जाता है, दोनों कंट्रीज के कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ये आजादी होती है, ये उस मामले में सॉवरेन होते हैं कि वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहें वैसा अपने कंट्री के लिए वो फ्रेम कर सकते हैं, अपने कंट्री के लिए वैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो बना सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया किसी भी लॉ को वो चाहे तो रिपील कर सकते हैं या चाहे तो उसको अपने अंदर रख सकते हैं, और जो भी चाहे, यहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट जिसकी हम बात करें उसको भी वो रिपील कर सकते हैं और अपने हिसाब से अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और फीचर जो यहाँ बताता है कि जो दोनों कंट्रीज के जो कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज थे उनको इस बात की आजादी थी, उसको इस बात के लिए अलाउड था कि वो अपने जो भी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज हैं या जो भी उनके कंट्री में जो हिस्सा जुड़ा है उसके लिए वो लॉ वगैरह बना सकते हैं, उसके लिए वो लेजिस्लेट कर सकते हैं तब तक जब तक कि उनको उनका नया संविधान नहीं मिल जाता, वो अपना नया संविधान नहीं बना लेते। और जो भी हिस्से उनके साथ जुड़े हैं या जो भी हिस्से उन कंट्रीज के साथ हैं उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ जो अगस्त 15, 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है वो लगेगा नहीं, वो अप्लाई नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल उस कंट्री की जो लेजिस्लेचर है वो खुद ऐसा चाहता है, वो खुद अपने मर्जी से ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई लॉ है उसको अपने कंट्री में वो खुद से अप्लाई करते हैं, तब तक अपने आप वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक और बात जो ऐड की जाती है कि जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1848 के द्वारा लाया गया था, इसको रिमूव किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है और इनके पास जो भी कार्य क्षेत्र था, इनके पास जो भी काम था, जो भी अथॉरिटी थी, इसको ट्रांसफर किया जाता है उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के जो हेड थे उनको। क्योंकि जो भी कंट्रीज अगर ब्रिटिशर से अलग हुई है, अगर वो एक बॉडी के तौर पे, कॉमनवेल्थ के तौर पे एक दूसरे में या कहिए तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स, तो उसके जो सेक्रेटरी है तब तक ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पावर है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस इतना ही जानना है, ये बस याद रखिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको हटाया जाता है और उनका जो अथॉरिटी और जो पावर था वो ट्रांसफर हो जाता है टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अंत की घोषणा करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और साथ साथ में जो एकाधिकार था ब्रिटिश पैरामाउंसी का ओवर प्रिंसली स्टेट्स या ट्राइबल प्लेसेस जिनके साथ वो ट्रीटी किए थे या किसी तरह का एग्रीमेंट साइन किए थे, इन सबों का अंत हो जाता है फ्रॉम अगस्त 15, 1947। साथ ही साथ ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो आज़ाद हुए ब्रिटिश पैरामाउंसी से, इनको भी ये आज़ादी मिलती है कि ये जो भी डोमिनियन को चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी होगी कि इधर वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे। ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा मतलब बदमाशी था, षड्यंत्र था कि सोचो कि अगर बीच में इंडिया एज अ कंट्री के बीच में कोई स्टेट चाहे, कोई प्रिंसली स्टेट चाहे कि हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे, तो क्या अजीब सा मूर्खतापूर्ण लगेगा कि अरे ये बीच में कहां से पाकिस्तान आ गया। तो अंग्रेज पूरी तरह से कंट्री को भंड करके जा रहे थे, बोले भाई इस कंट्री को तोड़ ताड़ के मोर मार के चले जाना है। तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये आजादी था कि वो जिस डोमिनियन कंट्री के साथ जाना चाहें वो जा सकते हैं या आजाद भी रह सकते हैं। बताओ, इतनी को कोई छोटा मोटा स्टेट होगा बोलेगा हम आजाद रहेंगे, तो एक कंट्री के अंदर एक अलग ही छोटा सा कंट्री आजाद घूम रहा है, मतलब अलग ही कुछ चल रहा था इन लोग का अंग्रेजों के दिमाग में। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी ये कंट्रीज हैं, ये जब तक इनका अपना संविधान नहीं हो जाता, जब तक अपना संविधान बन नहीं जाता है, तब तक इनको मैनेज किया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। वैसे ये अलाउड थे, जो कैबिनेट था उनको पूरी आजादी थी कि वो इसमें जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अंग्रेजी राजा रानियों को जो वीटो का अधिकार उनके पास था कि जो भी बिल चाहे उसको वो वीटो कर सकते हैं, जैसे आज का राष्ट्रपति हमारे कंट्री का करता है, उस तरह उस समय वहां के राजा रानी का ये अधिकार था। तो ये वीटो वाला उनका जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ कोई भी बिल उनको देखने के लिए या उनको समझने के लिए जो रिजर्व किया जाता था, यानी बिल्स का रिजर्वेशन होता था कि उस पर राजा रानी का राय क्या होगा ऐसा देखने के लिए, तो वो वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। पर ये सारे अधिकार अभी भी रखे गए गवर्नर जनरल के लिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो वीटो अधिकार था राजा रानी का, ये सब तो अंग्रेजों का खत्म हो जाता है, पर ये अधिकार तब भी इंडिया में था। और ये अधिकार किसके पास था? तो ये अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। उस समय जो भी डोमिनियन का गवर्नर जनरल बनेगा उसके पास ये अधिकार था, और गवर्नर जनरल के पास पूरा अधिकार होगा, पूरा पावर होगा कि वो किसी बिल को असेंट करे या ना करे, ठीक है, और इन हिज नेम ऑफ मैजेस्टी। और वो बिल असेंट भी किसके नाम से करेगा? इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी।
तो ये अधिकार अभी भी रखा गया था, ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, उनको अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, भले ही नॉमिनल तौर पे, पर अभी भी जो संविधान के जो हेड थे, जो भारतीय संविधान के जो हेड थे, उनको वो इंडिया के तौर पे गवर्नर जनरल, और जो प्रांत है, जो प्रोविंसेस थे, उनके हेड के तौर पे गवर्नर्स को अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। दो दे वेर नॉमिनल, यानी बस वो नाम के थे पर रिकॉग्निशन था, ठीक है। उनको जो एक्ट करना था, यानी जो भी उनको फैसले वगैरह लेने थे, वो लेना था ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। जो भी उस कंट्री का, जो भी डोमिनियन का रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके राय सलाह के बाद ही वो कोई फैसला ले सकते थे। वो हेड थे पर नॉमिनल हेड के तौर पे उनको रखा जाता है। जो एम्पेरर का टाइटल था, यानी सभी कार्यों में जो वहां के राजा रानी का नाम घुसेड़ दिया जाता था, इसको भी ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको भी इंडिया में अब हटा दिया जाता है। साथ ही साथ जो अंग्रेजों के द्वारा जो सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, इन सभी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी अब रोक दिया जाता है। इन सबों का जो अंग्रेज अपॉइंटमेंट करते थे, इसको रोक दिया जाता है। पर जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, उनको पूरा अधिकार है, जो भी उनको अथॉरिटी वगैरह थी, उनका वो अथॉरिटी कंटिन्यू होगा। उनका जो भी स्फेयर ऑफ वर्क है, जो उनको रेम्यूनरेशंस वगैरह मिलते थे, वो सब उनको मिलते रहेंगे। ऑलरेडी जो 15 अगस्त 1947 के पहले अपॉइंट हो चुके हैं उन लोगों को। अगर वो चाहे तो वो रिटायरमेंट होके जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो इंग्लैंड जाके वो उठा सकते हैं, या इंडिया में भी रह के वो रिटायरमेंट बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, उनको सारा बेनिफिट पहले वाला ही मिलना था। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगा वो इंडिया करेगी, और इंडिया अपने हिसाब से जो भी बेनिफिट वगैरह सिविल सर्वेंट्स वगैरह को देना है वो देगी। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का फैसला होगा। अब बारी आती है अगस्त 14-15 के आधी रात। 1947 का साल, आधी रात 15 तारीख की सुबह की आधी रात और 14 तारीख के अंत की आधी रात। इस आधी रात को दो नए कंट्री बनते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और भारत के ऊपर जो ब्रिटिश साम्राज्य है, इसका अंत होता है। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पे माउंट बेटन बनते हैं, और जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1946 में भारतीय संविधान को बनाने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डोमिनियन का पार्लियामेंट बनता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स सब कुछ हमने देख लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ यहाँ ये अंत होता है। आगे इस चैप्टर में हम उस समय के इंटरिम गवर्नमेंट, 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग थे, वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। और हम देखेंगे कि फ्री इंडिया के कैबिनेट में किन किन को जगह मिली थी, कौन कौन लोग थे, उनके क्या क्या पोर्टफोलियो थे। इन सबों को देखते हुए हम इस चैप्टर का अंत अगले भाग में कर देंगे। धन्यवाद।